हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपका 20 नंबर पक्का होने वाला है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और गद्यांश हल करने का बेस्ट तरीका बताएंगे। साथ में आपको यहाँ पे गद और पद सहित दोनों से मिलाकर के टोटल 16 क्वेश्चन बताएंगे। देख लीजिए कितना 16, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% आने वाला है। तो 10 नंबर का बहुविकल्पी बता देता हूं गद और पद से दोनों से मिलके। इसके बाद गद्यांश जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ऐसा तरीका अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो 2024 में आप हिंदी में टॉप करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। और सबसे पहले जितने भी प्यारे स्टूडेंट बहुविकल्पी का तैयारी कर लिए हैं तो 16 क्वेश्चंस में से देखिए कितना आप आंसर कर पाते हैं। सबसे पहले आप लास्ट में कमेंट में भी बताइएगा कि कितना किया था सही। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, कूटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है। और आपको ये गद्य साहित्य से, इसके ठीक बाद पद्य साहित्य से आएगा बहुविकल्पी, पूरा शुरू से अंत तक मिलेगा 16। तो कूटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा लक्ष्मण सिंह। तो यहाँ 4 विकल्प दिए रहेंगे, कौन सही है आपको बताना है। मन में अपने आंसर करते जाना है कि कितना सही किया आपने। तो कूटज निबंध के संग्रह का जो लेखक होगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? यहाँ आप देख रहे हैं ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, दूसरा है कि किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सी? इंदुमती की अपनी खबर, आलोक पर्व है कि नहुस से। 4 विकल्प रहेंगे ऐसे ही, कौन सही है आपको बताना है। तो किशोरी गोस्वामी, देखिए किशोरीलाल गोस्वामी की रचना जो है इंदुमती है। कौन सा है? ये विकल्प नंबर जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3rd नंबर दिख रहा है ना, कह रहा है इसमें कि मैला आंचल किसका उपन्यास है। यहाँ 4 विकल्प हैं और अपना अपने मन में आंसर बताते चलिएगा कितना सही किया आपने। मैला आंचल किसका उपन्यास है? वृंदावन वनलाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा जी, फंडीश्वर नाथ रेणु, इसके बाद है मुंशी प्रेमचंद्र। तो मैला आंचल जो है ना, ये उपन्यास है फंडीश्वर नाथ रेणु जी की। किसकी है? फंडीश्वर नाथ रेणु, तीसरा विकल्प सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 4 नंबर, दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है। यानी कि दीप जले शंख बजे, ये विधा है किसकी है? रेखा चित्र की, कि ललित निबंध, यात्रा वृतांत, संस्मरण। तो चारों में से कौन सा सही है कमेंट में आप बताइएगा कि दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है। तो ये संस्मरण विधा है। ठीक है, ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल जी, इसके बाद सदल मिश्र जी हैं, इंसा अल्लाह खान। 4 ऑप्शंस रहेंगे ऐसे ही, कौन सा सही है। और ये जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं लिखा हूँ लेकिन वेरी IMP क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है। तो इसमें रानी केतकी की कहानी के लेखक जो है इंसा अल्लाह खान से। कौन है? इंसा अल्लाह खान। तो 5 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है और आप कितना कर पाते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। 6 नंबर देखिए, कल्पलता निबंध संग्रह है। 4 विकल्प रहेंगे, हरिशंकर परसाई का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और वासुदेव अग्रवाल जी का। तो यहाँ पे कल्पलता निबंध संग्रह जो है ये वासुदेव अग्रवाल जी का है। कितने बच्चे ने इसका राइट आंसर बताया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 7 नंबर, कवि वचन सुधा के संपादक कौन है। कवि वचन जो सुधा है इसके संपादन किसने किया था? तो बालकृष्ण भट्ट जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, इसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो 4 विकल्प दिए रहेंगे, इसमें कौन सही है जो कि कवि वचन सुधा के संपादन किए थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किए थे। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिख रहा है ना, लिखा है कि भाषा और आधुनिकता के लेखक। बोर्ड के पेपर में ऐसे ही प्रश्न को पूछे जाते हैं, पूछेगा कि भाषा और आधुनिकता जो है इसके राइटर कौन है, यानी कि लेखक कौन है। तो 4 विकल्प रहेगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो ये जो दिख रहा है ना भाषा और आधुनिकता, इसके राइटर होंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर दिख रहा है ना,
कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, कह रहा है किस विधा की रचना है, जीवनी साहित्य की, कहानी की, डायरी की या आत्मकथा। तो मेरी असफलताएं जो है ये आपकी आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना 10 नंबर, स्कंद, स्कंदन लिखा है ना, स्कंद, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है, स्कंदगुप्त जो नाटक लिखे थे इसके राइटर कौन है, तो प्रेमचंद जी हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो स्कंदगुप्त जो है नाटक इसके राइटर हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, श्रृंगार रस जो है इसके मंडन के रचनाकार कौन है, नाभादास, चतुर्भुज दास, इसके बाद विठलनाथ, ज्योतिश्वर ठाकुर। तो चारों में से कौन सा करेक्ट होगा आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए इसके राइट हो जाएगा विठलनाथ, ये रचना किए थे श्रृंगार रस की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 12th नंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम गद्यांश मतलब करने का बेस्ट तरीका बताएंगे कि कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख के आना है। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए कीमती है, एक एक अंक आप लोग के लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि एक एक नंबर जुड़ करके 100 नंबर का आपका परफॉर्मेंस बनाता है। तो एक एक नंबर की बेस्ट तैयारी कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है, यानी कि देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं ये रचना है। ये रचना किस विधा से है, संस्मरण से, डायरी से, आत्मकथा, यात्रावृत्त। तो देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं ये जो है ये आत्मकथा की रचना है। ठीक है, 3 नंबर जो विकल्प है सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, परीक्षा गुरु, गोदान को, गुनाहों के देवता, चित्रलेख को। तो यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन है परीक्षा गुरु, यही सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। ठीक है, इसके अगला प्रश्न दिख रहा है ना 14 नंबर, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, या यशपाल या विष्णु प्रभाकर जी। तो आवारा मसीहा नामक जो जीवनी है इस विधा विष्णु प्रभाकर जी ने किया था इसका रचना। समझ आ रहा है ना। 50 नंबर क्वेश्चन लिखा है इसमें कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, तो जो ब्राह्मण पत्रिका बनी थी इसका संपादन किसने किया था, बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे ऐसे ही, कौन सा सही है। तो आप सभी को मालूम है कि प्रताप नारायण मिश्र जी ब्राह्मण पत्रिका के राइटर थे, संपादन किए थे इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 16 नंबर, आप बताइएगा कि 16 ऑब्जेक्टिव में से कितना सही किया कमेंट में। आनंद कादिमिनी पत्रिका का संपादन किसने किया था, आनंद कादिमिनी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जी, बालकृष्ण भट्ट जी, सरदार पूर्ण सिंह। तो बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जी आनंद कादिमिनी पत्रिका का संपादन किए थे। तो सभी बच्चों को याद हो गया ना 16 क्वेश्चन जो कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया हूँ। आप कमेंट में बताइएगा कि 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कितने सही किए और कितने गलती किए, कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश, और गद्यांश को कैसे हल करना है बोर्ड एग्जाम में ताकि 10 नंबर अचीव कर सकें। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैनल पे दिया जाएगा। ठीक है, तो डीके सर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जो होता है नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करके रखिएगा, डेली वीडियोस प्रोवाइड होता है इस चैनल पे। देखिए सबसे आपको यहाँ पे भाषा, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश बताने चाह रहा हूँ ये 10 नंबर का पेपर में आएगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, देखिए कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। देखिए जो भाषा है ये संस्कृत का एक अटूट अंग है। भाषा परस्पर से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील है और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। जो भाषा है इसकी गति विज्ञान की प्रगति, जैसे जैसे विज्ञान में प्रगति होते जा रहा है उसी के साथ भाषा को भी जोड़ा जाता है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृत हलचलों का शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की गई है। ठीक है, यही आवश्यकता है।
तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको गद्यांश दिया रहेगा, ठीक है, और आपको रेखांकित अंश मिलेगा इस तरीके से। मान लीजिए कि यहाँ से आपको, मैं यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया था लेकिन ये याद आया यहाँ से यहाँ तक है, देख रहे हैं ना, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ तो ये पूरा है, समझ रहे हैं ना, यहाँ से वैज्ञानिक यहाँ से लेके और आवश्यकता तक इतना का आपको अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा। तो देखिए प्रश्न पूछा रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। जो ऊपर ये पद्यांश दिया है बाबू, ये सॉरी गद्यांश दिया है, इस गद्यांश के लेखक कौन है, और हाँ इस गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है, ऐसे ही पेपर में आता है। इसके बाद दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, अंडरलाइन जो किया है, इस पूरी लाइन का भाव क्या कह रहा है, इसको व्याख्या के रूप में बताना है। व्याख्या करके 3 नंबर प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। चलिए इस प्रश्न को सॉल्यूशन करने का बेस्ट तरीका मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आपको, बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होता है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए गद्यांश सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले 2 गद्यांश पेपर में मिलेगा, एक तो मिलेगा गद्यांश मेन में, एक मिलेगा अथवा के रूप में, तो दोनों में से किसी एक को ही करना होता है। तो आपको मान लीजिए कि ये वाला गद्यांश करना है तो आपको सबसे पहले संकेत डालना होता है। संकेत क्या होता है कि देखिए 2 गद्यांश में से आप कौन गद्यांश सॉल्व किए हैं इस कॉपी में, ये एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, इसलिए संकेत आप डालेंगे तो आपकी कॉपी में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा उसका, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने की कोशिश करेगा, इसलिए संकेत को आप डाल लीजिएगा। जैसे संकेत में क्या डाला जाता है, जैसे संकेत, जैसे कि ये गद्यांश है ना, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, तो शुरू से 2-3 शब्द उठा लेना है और डॉट डॉट बीच में करके लास्ट में देखिए ना, यहाँ पे लिखा गया है ना कि महती आवश्यकता है, वही चीज यहाँ पे डॉट डॉट करके महती आवश्यकता है लिख देना है। संकेत काम कंप्लीट, इससे हमें जानकारी हो गया कि आपने ये गद्यांश सॉल्व किया है। इसके बाद प्रश्न में पूछा गया था ना कि संदर्भ लिखिए, या इस क्या लिखा है, इस गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम। तो 2 तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं, एक तो आप संदर्भ के माध्यम से बता सकते हैं और दूसरा तरीका भी बता देता हूं। जैसे कि देखिए संदर्भ में क्या हेडिंग डाल के लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में, किस भाग में, तो गद्य भाग, इसी को गद्यांश वाला भाग बोलते हैं। गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक यानी कि शोध परक निबंध से अवतरित है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि संदर्भ के माध्यम से भी आप इस पे नंबर अचीव कर सकते हैं, 2 नंबर, या आप चाहें तो यहाँ पे पाठ के नाम लिख सकते हैं, पाठ का नाम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे शीर्षक का नाम, इस तरीके से हेडिंग डाल के ब्लैक पेन से और लिखेंगे पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है बाबू, देखिए भाषा और आधुनिकता, यहाँ पे लिख दीजिएगा। और दूसरा होगा शीर्षक, शीर्षक का मतलब होता है लेखक, तो लेखक का नाम क्या होगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लिख देंगे ना। तो आप चाहें तो 2 लाइन में भी इसका जवाब दे सकते हैं, या आप इस तरीके से भी, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। दोनों में से जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। इसके बाद है दूसरा नंबर, देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कैसे मालूम चलेगा कि कितना है, तो आपको पेपर में ऐसे ही अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा, जिससे लिखा है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृत हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परस्पर प्रागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे समझिए, 2 नंबर इस तरीके से लिखेंगे और हेडिंग लगाएंगे ब्लैक पेन से कि रेखांकित अंश की व्याख्या, इस तरीके से लगा देंगे हेडिंग ना। और फिर लिखेंगे कि भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से, प्राचीन काल का मतलब होता है पुराने समय से चले आ रहे हैं, वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को यानी व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति, नित्य मतलब होता है रोज, प्रति मतलब एक दिन, यानी कि रोज संस्कृत में हुए परिवर्तन में हुए भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोग, ठीक है, नए नए शब्दों की खोज कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। तो आपको अच्छे से इसका तैयारी करके जाना है। अंडरलाइन जो किया है इसी का मैं यहाँ पे रेखांकित अंश का भाव बताया हूँ, बढ़िया से पढ़ लेना इसको। आगे चलते हैं, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न पूछेगा कि प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। जो ये आपके सामने गद्यांश दिया है, इस गद्यांश में कह रहा है कि जो ये गद्यांश है इसमें लेखक ने किस बात पर ज्यादा बल दिया है,
यानी किस बात को समझाने की कोशिश किया है। तो आपको यहाँ पे थर्ड नंबर आंसर लिखेंगे कि इस गद्यांश में लेखक ने विज्ञान की प्रगति, यानी विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है, तो इसी की प्रगति के कारण जो संस्कृत परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे जवाब देना है। ज़्यादा लिखेंगे तो इससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, टू द पॉइंट लिखिए, सही से लिखिए, ठीक है। 4 नंबर देखिए, संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है। संस्कृत का एक अटूट अंग पहले आपको गद्यांश में ही देखने को मिलेगा कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, तो भाषा ही है, दिख रहा है ना। ऐसे एक लाइन में इसका जवाब देना है कि 4 नंबर की संस्कृत का एक अटूट अंग भाषा है, या लिख सकते हैं कि भाषा ही संस्कृत का एक अटूट अंग है। किसी भी तरीके से घुमाकर लिखेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ एक ही मतलब होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कि किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखिएगा 5 नंबर का कि संस्कृत की गति जो है विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो ऐसे लिखते हैं टॉपर अपनी बोर्ड एग्जाम में कॉपी। तो आप लोगों को मैं बता दिया कि टॉपर अगर बनना है तो कैसे लिखना है। सबसे पहले तैयारी आप मान लीजिए किसी भी विषय का कर लिए हैं बहुत बेस्ट तरीका से, और आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका ही मालूम नहीं है, तो आपका नंबर कुछ ना कुछ जरूर कम हो जाता है। इसलिए आप तैयारी के साथ साथ लिखने का भी तरीका अच्छे से जानकारी रखिए। और ऐसे ही आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पे, डीके सर क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। और आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जा करके जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।